हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी ऑडिट की रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं एंड आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है। सपोज एक ए लिमिटेड कंपनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। ए लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑडिट होने वाली है। ओके, इस कंपनी का ऑडिटर एंड इस ए लिमिटेड कंपनी में कुछ टेक्निकल काम होता है या फिर कुछ फाइनेंशियल काम ऐसा है जो कि इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है एस लिमिटेड कंपनी को। ओके, सो एस लिमिटेड कंपनी ए लिमिटेड कंपनी के लिए क्या बनी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब जब ये वाला जो ऑडिटर है हमारा, ये ऑडिट करने के लिए आया है किसकी? ए लिमिटेड की। तो भाई अब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो भी वर्क है, जो कहीं ना कहीं किसी कुछ पोर्शन अगर वो एस लिमिटेड भी कर रहा है, तो वो काम भी ऑडिटर को तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्ट कर रहा है। एंड अगर कोई भी आइटम है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्ट करेगा, वो ऑडिटर चेक ऑब्वियसली करेगा। तो अगर कोई एस लिमिटेड ने ऐसा काम किया है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्ट कर रहा है, तो वो काम चेक करना भी इस ऑडिटर की, जो कि है किसका ऑडिटर है? ए लिमिटेड का ऑडिटर है। वो चेक करना इसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वो इसके काम को चेक करेगा, लेकिन इसके काम को चेक करने से पहले उसे भाई ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इसने ये काम किया है तो क्या इसके जो कंट्रोल्स है उसके काम, उस काम के ऊपर क्या वो कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं है। तो इस केस में इसे ये कंट्रोल्स चेक करने, और ऑडिटर क्या है? दूसरी एंटिटी का है। तो एक मुझे नॉर्मल सी बात बताओ, क्या ये जो दूसरी एंटिटी है वो किसी दूसरी एंटिटी के ऑडिटर को आने देगी अपने यहाँ पे बैंक ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ आकर मेरी सब कंट्रोल्स को, मेरी सारी रिपोर्टिंग को तुम सब कुछ चेक कर लो? द आंसर इज नो, ऐसे तो नहीं करने देगी। तो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है हमारा सर्विस ऑडिटर का। या तो देखो, जो हमारा ये वाला ऑडिटर है ए लिमिटेड का, वो बोलेगा कंपनी को कि यार आप मुझे डिस्क्रिप्शन सब लिख के दे दो, सब कुछ समझा दो, आप ही बता दो तो मैं मान लूंगा। और अगर कुछ ऐसा है कि जो नहीं पता चल पा रहा है और उसमें प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत है, तो वहां पे फिर आता है सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर क्या होता है? जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, अपने केस में एस लिमिटेड का ऑडिटर है, वो इस पिक्चर में आता है। वो हमें चेक करके बताता है कि भाई इस एंटिटी के कंट्रोल सही है या नहीं है। तो बेसिकली ये पूरा यहाँ पे ऐसे की बात हो रही है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको आगे जब हम चलेंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर, तो एक ऐसे आएगा, एस ए ई 3402। उसमें क्या बात करते हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको मैं ध्यान, मतलब इसको याद कराने का कैसे, ये है 402 एंड जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो है 3402। तो आपको देखो इससे दोनों स्टैंडर्ड्स के नंबर भी याद रहेंगे। एंड हमारा जो ये वाला ऐसे है 402, ये बात करेगा हमारे यूजर ऑडिटर की। यानी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू किसका रहेगा? यूजर ऑडिटर का रहेगा कि भाई इससे ए लिमिटेड की चेकिंग करनी है, ए लिमिटेड की ऑडिटिंग करनी है, तो उस केस में उसे किन चीजों का, किन कंसिडरेशन का ध्यान रखना होगा। राइट। एंड जब हम 3402 की बात करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा हमारे सर्विस ऑडिटर पे, यानी एस लिमिटेड के ऑडिटर पे शिफ्ट हो जाएगा कि भाई उसे जो ये रिपोर्ट बना करके यूजर ऑडिटर को देनी है, यानी ए लिमिटेड के ऑडिटर को देनी है, तो उसमें उन्हें किस चीज की कंसिडर करना होगा, क्या मैटर्स है जो उसे कंसिडर करने होंगे। तो दोनों स्टैंडर्ड का थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आया। ऐसे 402 का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यूजर ऑडिटर। एंड हमारे 3402 का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर्विस ऑडिटर। ओके, तो अभी अपन किसकी बात करेंगे? यूजर ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से कि उसे क्या क्या कंसिडर करना होगा, क्या क्या उसे चेक करना होगा, एंड वो किन तरीकों से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है। समझ में आया ऐसे? अब अपन इसका रिवीजन शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। एसओ क्या है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट राइट अबाउट हियर, एसओ इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे आगे? एसओ इज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एस लिमिटेड है यहाँ पे, जिसको हमने अपना काम आउटसोर्स किया है, दैट प्रोवाइड सर्विस टू यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी इज वो ए लिमिटेड एंटिटी दैट यूजेस एसओ एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। मतलब वही बेसिक सी बात है, जो सर्विसेज ले रही है एंड जिसकी ऑडिट होने वाली है वो होगी हमारी यूजर एंटिटी। अपने केस में, अपने एग्जांपल में ए लिमिटेड।
अब सर्विस ऑडिटर की डेफिनेशन आ गई। सर्विस ऑडिटर एट रिक्वेस्ट ऑफ एसओ यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सर, मैंने आपको पहले बताया था कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर ऑडिटर को आके सब चीजें नहीं देखने देगी कि भाई आप सब आकर हमारे कंट्रोल्स चेक कर लो, हमारे ट्रांजेक्शन को चेक कर लो। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सर्विस ऑडिटर का आता है, जो कि पर्टिकुलरली ऑडिटर होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ही। वो सब चीजों को चेक करता है एंड देन अपनी रिपोर्ट बना करके देता है कि हाँ यहाँ पे कंट्रोल सब सही है या यहाँ पे गड़बड़ी इतनी चल रही है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि वो एट दी रिक्वेस्ट ऑफ एसओ। ऐसे नहीं कि सर्विस ऑडिटर के पास डायरेक्टली यूजर ऑडिटर आया और उससे बोला कि यार मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, द आंसर इज नो। सर्विस ऑडिटर कुछ प्रोवाइड नहीं कराने वाला। वो रूट होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ही सर्विस ऑडिटर को बोलेगी कि भाई ये हमारे एक क्लाइंट है, उसके ऑडिटर है, इनको ये रेलेवेंट डेटा चाहिए हमारी कंपनी का कि हमारे कंट्रोल्स वगैरह सही है या नहीं है, तो प्लीज आप इनको रेलेवेंट एक बार रिपोर्ट बना करके दे दीजिएगा। तभी सर्विस ऑडिटर अपना वर्क शुरू करता है। यूजर ऑडिटर ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूजर एंटिटी। एंड यूजर ऑडिटर क्या करता है, जो यूजर एंटिटी है यानी ए लिमिटेड उसकी ऑडिट करता है एंड अपनी रेलेवेंट रिपोर्ट बना करके इशू करता है। ठीक है, समझ में आया अपने डेफिनेशन में। सबसे पहले तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजर एंटिटी, सर्विस ऑडिटर एंड यूजर ऑडिटर, ये आपकी चारों डेफिनेशन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, when services provided by SO are relevant to audit of user entities financial statements। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी एसओ ने काम किया है वो रेलेवेंट है यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अगर वो रेलेवेंट है तो उस केस में तो फिर हमारा जो यूजर ऑडिटर है उसे वो काम को चेक करना होगा एंड प्लस जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स है उन्हें भी चेक करना होगा। SO services are part of user entities information system, including related business processes relevant to financial reporting if these services affect any of the following। वो क्या बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई किन केसेस में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम आपके लिए यानी यूजर एंटिटी के लिए रेलेवेंट हो सकता है एंड रेलेवेंट फॉर ऑडिट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपके बेसिकली इंस्टेंसेस दे रखे हैं कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इस केस में उसका काम रेलेवेंट होगा फॉर द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटी। क्या है, classes of transactions in user entities operations that are significant to user entities financial statements। अब अगर जो transactions हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग, उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, उन्हें इनिशिएट करना, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करना, अगर ये ऐसे मेन क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन का काम कौन कर रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। फॉर सपोज अगर खुद एक एंटिटी बहुत छोटी है एंड वो खुद से अकाउंटिंग वगैरह नहीं कर पा रही है, दूसरी एक आउटसोर्स कंपनी है वो पूरी अकाउंटिंग कर रही है, तो इस केस में वो सारे मेजर ट्रांजेक्शन, माइनर ट्रांजेक्शन सब वो खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही उसको इनिशिएट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो हमारी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके सारे ट्रांजेक्शंस को एंड उसके कंट्रोल्स को चेक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ओके, classes of transaction in user entities operation that are significant to user entities financial statements, procedures within both information technology and manual system by which user entities transactions are initiated, recorded, processed, corrected, transferred to GL and reported in financial statements। भाई अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर परफॉर्म कौन कर रहा है एंड वेदर वो मतलब कैसा भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं जो भी हमारे प्रोसीजर्स इनिशिएट हुए हैं उन्हें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, उन्हें प्रोसेस करना, उन्हें करेक्ट करना, उनमें कुछ करेक्शन होना है, उन्हें ट्रांसफर टू जीएल मतलब कि हमारा जो मेजर जनरल लेजर होता है उसमें ट्रांसफर करना ताकि फिर वो आगे हमारे बैलेंस शीट एंड पी&एल में अकॉर्डिंगली रिपोर्ट हो सके। तो ये सारा काम भी हमें देखना होता है कि ये प्रोसेस कर कौन रहा है एंड क्या हमें इस पे रेलेवेंट कंट्रोल्स ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चेक करने की जरूरत है या नहीं है। रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। भाई अब तो हद भी हो चुकी है, मतलब कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी कंपनी के पास नहीं है, मेजर रिकॉर्ड्स एसओ के पास नहीं है क्योंकि वही सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्हीं के पास रिकॉर्ड्स है। अब अगर दूसरी कंपनी के रिकॉर्ड्स मतलब थर्ड पार्टी के पास है तो ऐसी केस में ऑडिटर को बहुत ज्यादा इन डेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी कि भाई रिकॉर्ड्स इनके पास है, ये कभी भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और पता नहीं इन्होंने चेंजेस कर भी दिए तो क्या कह सकते हैं। तो इस केस में उन्हें बहुत इन डेप्थ जाकर चेकिंग करनी पड़ेगी एंड एंटिटी के कंट्रोल्स को यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को भी चेक करना होगा। Related accounting records in electronic or manual form supporting information and specific accounts in user entities financial statements that are used to initiate, record, process and report user entities transactions. Okay. Next, how user entities information system capture events when
conditions other than transactions that are significant to financial statements. अब बेसिक सी बात है कि यूजर एंटिटी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बेसिकली पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अदर देन मेजर ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। बेसिकली वही बात हो गई कि हमारे क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक सिग्निफिकेंट, एक नॉन सिग्निफिकेंट। तो दोनों की बात हो गई, ये तो सिग्निफिकेंट वालों की बात हो गई एंड ये नीचे नॉन सिग्निफिकेंट वालों की बात हो गई। नेक्स्ट, financial reporting process is used to prepare user entities financial statements including significant accounting estimates and disclosures. अब देखो, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, अपन ने ये ऐसे 200 में पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिस्क्लोज करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की, एंड ऑडिटर सिर्फ उन्हें चेक करता है, राइट। तो अब इस केस में तो क्या हो रहा है कि यूजर एंटिटी खुद नहीं कर रही, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आकर उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है, डिस्क्लोजर्स दे रहा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दे रहा है। तो ऐसे केस में चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो तो फाइनल हमारे प्रोडक्ट है जिसके बेसिस पर हमारी रिपोर्टिंग होने वाली है, तो उनको तो हमें इन डेप्थ एक बार चेक करना ही होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग non-standard journal entries used to record non-recurring unusual transactions और हमें जर्नल एंट्रीज जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पास कर रहा है उनके अराउंड भी कंट्रोल्स देखने होंगे कि भाई किस तरह के उन्होंने कंट्रोल्स लगा रखे एंड क्या ये प्रॉपर्ली जो नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली विद अ लॉजिक पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट्स दे रखे आप इंस्टेंसेस कह सकते हो जिस केस में यूजर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को, उनके ट्रांजैक्शंस को, उनके कंट्रोल्स को चेक करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है कि मैम हम इन सारे पॉइंट्स को लर्न कैसे करें। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस कहते हैं दो टाइप के, एक तो सिग्निफिकेंट एंड दूसरा नॉन सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उन दोनों में कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, मैनुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है कि वो कैसे इनिशिएट हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं एंड रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। अब अपने सिर्फ दो पॉइंट्स बचे हैं, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का एंड दूसरा कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। तो आप ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स को लर्न करना है एंड वो बहुत इजीली आपके लर्न हो जाएंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। देखो, इसमें आप कोई भी निमोनिक बनाओगे ना तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। जस्ट ट्राई कि आप बस मेजर मेजर पॉइंट्स को याद रख लो कि भाई ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, इनिशिएट हो रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का हमें ध्यान रखना है एंड जो हमारी जनरल एंट्रीज पास होगी उसके अराउंड हमारे कंट्रोल्स कैसे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स कैसे, उन्हें भी चेक करना है, राइट। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजर ऑडिटर। यूजर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू obtain understanding of nature and significance of services provided by a service organization and their effect on user entities internal controls relevant to audit sufficient to identify and assess रोमा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो भाई सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या है यूजर ऑडिटर का, कि भाई सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई ये नेचर ऑफ सर्विस क्या है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है एंड क्या इसमें कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं क्या, जो कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंडेटरी हो सकते हैं। तो वो हमें अंडरस्टैंडिंग देनी होगी बाय obtaining and knowledge of what type of services the service organization is providing to the user entity. And उसका इफेक्ट ऑब्वियसली क्या होगा ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द यूजर एंटिटी। टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। अब अपन ने ये जो ऊपर अगर हमें कोई भी रूपम मिलता है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, तो उसके अगेंस्ट में हमें फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे टू मिटिगेट इट और टू रिड्यूस इट टू एन एप्रोप्रिएट लेवल। ओके, सो बेसिकली बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले obtain understanding to identify ROMA and to design audit procedures in response to that. Okay, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सर्विसेज। अभी अपन ने जो ऊपर पढ़ा था कि हमें अंडरस्टैंडिंग देनी होगी ऑफ द नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे अपने वो पॉइंट्स हैं जिसमें हमें अब अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द सर्विस। सबसे पहले obtain understanding of services provided by service organization including internal controls. It's internal controls. Okay, और हमें ये जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑफ द सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकली मतलब इंफॉर्मेशन लेनी होगी, समझना होगा। नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस टू यूजर एंटिटी। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है ओवर द यूजर एंटिटी। नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस इफेक्टेड बाय एसओ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस
इनिशिएट किए हैं वो कितने, उनका नेचर क्या है, उनकी मटीरियलिटी क्या है, बिकॉज यूजर ऑडिटर तो अपनी ऑडिट के लिए मटीरियलिटी सेट करेगा ही, तो उसे ये चेक करना ही पड़ेगा कि भाई जो ट्रांजेक्शन हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने पास करे हैं उनमें कोई मटीरियल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, टू चेक इट प्रॉपरली। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी। भाई जो हमारे यूजर एंटिटी हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इनके बीच में कितना ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसके एग्जांपल अपने पास क्या दे रखा है, high degree of interaction exists between activities of user entity and SO when user entity authorizes transactions and SO processes and does accounting for those transactions। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम इसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन मानेंगे कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है एंड उसे बिफोर रिकॉर्डिंग इनटू द बुक्स, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूजर एंटिटी का ऑथराइजेशन दे रहा है, मतलब उन्होंने इस तरह का ही अपना पैटर्न बना रखा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा पहले यूजर एंटिटी के पास जाएगा, वो बोलेंगे कि हाँ भाई इसको रिकॉर्ड करना है, इसका पेमेंट भी करना है, तो ऐसे केस में कोई सर्विस ऑडिटर हो गया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करेगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई बस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास आए उन्होंने खुद से ही काम को कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई एक मेकर चेकर होना चाहिए कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो पहले वो ऑथराइज होकर आ रहा है, देन वो काम कर रहे हैं एंड देन उसका फिर ऑथराइजेशन मतलब उसकी आगे चेकिंग होनी है, राइट। आगे नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स फॉर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। भाई नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है दोनों के बीच में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यूजर एंटिटी के बीच में। मतलब बेसिकली अपन को उसमें ये देखना है कि इनके कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स कैसे हैं, ऐसे कि बस 1 साल के लिए या फिर इनका लाइफ लॉन्ग का, या फिर जब तक इनका खुद की टीम बिल्ड नहीं होती तब तक इनको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो इनका कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स क्या है एंड उसमें कितना प्रॉपर्ली इनका वर्क चल रहा है, या फिर इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रहा है। हमें इन सबकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बिकॉज अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मूड खराब होगा तो वो बुक्स में भी खराबी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, गाइस इसमें तो जो अपन को, आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से कोई निमोनिक की जरूरत होगी। 3 पॉइंट्स तो अपने नेचर से ही है। नेचर क्या क्या है, एक तो सर्विस का नेचर है, एक मटेरियल नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है, एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, एंड एक अपना अलग सा पॉइंट है डिग्री ऑफ इंटरेक्शन का। तो आई गेस दीज आर ओनली 4 पॉइंट्स। सो ये तो आप डायरेक्ट आराम से कर पाओगे। एंड स्टिल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसका भी आपको निमोनिक कमेंट में ही पिन मार्क करके दे दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स किसके, यूजर एंटिटी के। यूजर ऑडिटर्स will evaluate design and implementation of controls at user entity that relate to services provided by service organization। भाई देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का तो कंट्रोल्स नहीं पड़ेंगे फॉर डूइंग द वर्क फॉर यूजर एंटिटी, बट यूजर एंटिटी को भी अपने पास कुछ कंट्रोल्स बनाने होंगे, उन्हें डिवाइस करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि उनका मेजर काम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, टू कीप अ चेक, टू कीप अ कंट्रोल कि भाई वो काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन्हें अपना इन हाउस भी कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना होगा एंड ऑडिटर को उसे जाके चेक करना होगा। ओके, user auditor shall determine, next point, user auditor shall determine whether sufficient understanding of nature and significance of services provided by SO and their effect on user entities internal controls has been obtained to provide a basis for identification and assessment of रोमन। अब यूजर ऑडिटर को क्या चेक करना होगा कि भाई हमने ये 2 पॉइंट्स में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ली है, क्या उसके बेसिस पे हम प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्या हमारे सामने कुछ रोमन आए हैं जिसके बेसिस पे हमें अपनी रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्या। तो हमें सबसे पहले यही यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा क्या हमारे पास प्रॉपर information है क्या, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है क्या अबाउट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, if user auditor is unable to obtain that understanding he shall obtain that from following procedures। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है तो अब कौन से वेज है जिससे आप वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हो। सबसे पहला कॉन्टैक्टिंग एसओ। एसओ को बोलेंगे कि भाई तुम मुझे एक बार बता दो क्या है तुम्हारे, क्या तुम्हारे सर्विसेज है, क्या कैसे तुम उसे परफॉर्म करते हो, तुम्हारे कंट्रोल्स क्या है उसके ऊपर। ठीक है, कॉन्टेक्टिंग एसओ। और ऐसे नहीं कि आपने खुद ही एसओ को फोन कर लिया, नो, यूजर एंटिटी के थ्रू ही ऑडिटर बात कर सकता है, डायरेक्टली एसओ के साथ वो कनेक्ट नहीं कर सकता है। विजिटिंग एसओ एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर दैट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रोल्स एट एसओ। भाई हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विजिट भी कर सकते हैं, मतलब अगर एसओ अग्री कर जाता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर एंटिटी, तो ऐसे केस में हम यूजर ऑडिटर एज ए यूजर ऑडिटर जाकर के उनकी चीजों को चेक कर सकते हैं। Using another auditor to perform procedure that will provide information about controls at SO, या फिर अगर ऐसा हमें मना कर रहा है तो हम अपने किसी दूसरे ऑडिटर को भेज सकते हैं, कोई दूसरे पीयर फर्म को भेज सकते हैं कि भाई तुम जाकर के ये कंट्रोल्स वगैरह को चेक कर लो एंड आकर के हमें भी बता देना।
ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ओपन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। देखो आप लोगों को लगेगा कि यार हमने मैम जो थर्ड पॉइंट बताया था ये तो कहीं ना कहीं सर्विस ऑडिटर की तरह ही है। नो, सर्विस ऑडिटर वो है जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ही अपॉइंट किया हुआ है, जो कि बात हो रही है अपने फोर्थ पॉइंट में, क्योंकि वही हमें टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। टाइप 1 टाइप 2 क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो बात कर रहा है कि भाई यूजर ऑडिटर ने अपने कोई पेयर फॉर्म का सीए भेज दिया एंड उसने जाकर के चेकिंग करी एंड उसने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो सर्विस ऑडिटर नहीं होता, वो तो बस एक टाइम वेस्ट के लिए भेजा हुआ ऑडिटर होता है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट हमारे सर्विस ऑडिटर प्रोवाइड करता है, जो कि अपॉइंट किसने किया होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ही अपॉइंट किया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि मैम हम इन सारे पॉइंट्स को लर्न कैसे करें। तो देखो मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में समरी बना के दी है। सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज एंड द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देन इंटरनल कंट्रोल्स। बट ये इंटरनल कंट्रोल्स किसके, यूजर एंटिटी के हैं। आप ये भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। एक सेकेंड मैं जरा चेंज कर दूं। ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं एसओ के, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, एंड ये है हमारे यूजर के। क्या लिखा हुआ है, अगर हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं यूजर एंटिटी के, तो उस केस में हमें उसका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन चेक करना होगा, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द वर्क बीइंग बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हमें अपना इन हाउस भी कंट्रोल रखना होगा टू कीप अ चेक ओवर द वर्क डन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट, डिटरमाइन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ओब्टेन, मतलब हमने ये जो दो पॉइंट्स में अंडरस्टैंडिंग ली थी, क्या वो सफिशिएंट है क्या हमारे लिए। अगर हमें लग रहा है कि नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, एक्सओ के साथ कॉन्टेक्ट करना होगा, विजिट भी करना पड़ सकता है, हम किसी अदर ऑडिटर को भी भेज सकते हैं, या फिर हम टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके पूरे सारे सब पॉइंट्स सब यहाँ पे कवर हो गए एंड विद क्रिस्प वर्ड्स, राइट। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ गया अपना टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब अपना आता है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, राइट। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप 1 रिपोर्ट की। क्या है ये, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय एसओस मैनेजमेंट यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने ऑफ देयर सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, मतलब उनका सिस्टम क्या है, उनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके कंट्रोल्स क्या है जो उन्होंने अपने यहाँ पे लगा रखे हैं टू परफॉर्म द वर्क ऑफ यूजर एक्टिविटी that have been designed and implemented as at a specified date। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग वन वर्ड, एज एट स्पेसिफाइड डेट, एंड यहाँ पे थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड, एंड यहाँ पे रेटिंग। अब पूछोगे मैम आपने ये क्या किया है, तो मैं आपको अभी समझाती हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि टाइप 1 रिपोर्ट बात करता है आज की, अगर उसने आज रिपोर्ट दी है तो वो आज के बेसिस पे बोलेगा कि आज तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि 4 महीने पहले कोई प्रॉब्लम रही नहीं रही, मतलब रही हो वहां पे, एंड उसे बीच में रेक्टिफाई कर लिया, तो आज के डेट में तो इस तरह की कोई भी कंट्रोल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हमें अपनी पीरियड रिपोर्ट भी लेनी पड़ सकती है। बेसिकली आप इसको क्या कह सकते हो, ये हमारी डेट रिपोर्ट है, यानी एज ए डेट होती है कि आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हो सकती है तो वो मुझे पता नहीं। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट बात करती है पीरियड रिपोर्ट की। फॉर सपोज मैं बोल रही हूँ कि हमने पिछले 6 महीने की चेकिंग करी है, तो पिछले 6 महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो हो गया हमारा पीरियड रिपोर्ट की। हम पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं कि हाँ इस पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से हाईलाइट करे हुए स्पेसिफाइड डेट एंड थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, दूसरा डिफरेंस जो अपने टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में रहता है कि देखो आपने यहाँ पे देखा होगा, तो हम किस किस के बारे में चेकिंग करेंगे, किस किस की इंफॉर्मेशन हमारे एसओ के मैनेजमेंट ने दी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट देयर सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, यानी उन्होंने अपने कंट्रोल्स बताए कि हमारे यहाँ पे कंट्रोल्स ये लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, क्या वो इतने इफेक्टिव है क्या कि वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती, कोई भी कंट्रोल को अगर तोड़ा जाता है तो वो उसको हाईलाइट कर सके। तो क्या उस चीज को चेक करने के लिए इस रिपोर्ट में बात हो रही है, द आंसर इज नो। यहाँ पे इस तरह की कोई भी बात नहीं हो रही है। वो बात होती है हमारे टाइप 2 रिपोर्ट में, जहां आता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, यानी कि वहां पे सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे कंट्रोल्स है या नहीं है, वहां पे ये भी चेक किया जाता है कि क्या वो कंट्रोल्स प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिपोर्ट समझ में आया, टाइप 1 एंड टाइप 2। इन दोनों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे आप अपने पॉइंट्स को आराम से सारे के सारे फॉर्म कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन आ गया सिस्टम के बारे में, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एंड रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में।
as at specified date. And अब आती है report of service auditor with objective of conveying RA reasonable assurance that includes his opinion on description. अब आपसे यहाँ से सेम पॉइंट आ गया वापस कि उसकी ओपिनियन किस पे होगी, डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन कौन सा, जो कि हमारे एसओ के मैनेजमेंट ने बनाया है। Description of SO system control objectives and related controls and suitability of their design to achieve control objectives. ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स एज एंड स्पेसिफाइड। ठीक है, ये हो गई हमारी टाइप 1 रिपोर्ट। अब बात करते हैं टाइप 2 रिपोर्ट की। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है, किसने प्रिपेयर किया, एसओ के मैनेजमेंट ने, ऑफ देयर सिस्टम control objectives and related controls, their design and implementation as at specified date or throughout specified period। देखो टाइप 2 रिपोर्ट दोनों तरह से अपन को अलाउ करती है कि आप एज एट स्पेसिफाइड डेट भी ले सकते हो, थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड भी ले सकते हो, लेकिन टाइप 1 रिपोर्ट सिर्फ एज एट स्पेसिफाइड डेट ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या क्या चेक करना होगा, सिस्टम चेक करना होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे, कंट्रोल्स चेक करने होंगे एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल भी देखना होगा थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। And report by service auditor with objective of conveying reasonable assurance his opinion on description of system, control objectives and related controls, suitability of controls to achieve specified control objective and operating effectiveness of controls। वही तीन हमने 4 पॉइंट सेम आ गए, सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल्स एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। and description of his TOCs। what is TOCs? Test of controls। भाई देखो, अगर हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि ये ऑपरेट प्रॉपर्ली इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने होते हैं। बेसिकली उसे कंट्रोल टेस्टिंग करनी होती है कि ये कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उन्हें डिस्क्रिप्शन देना होगा अबाउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बीइंग परफॉर्म बाय देम एंड उनका क्या रिजल्ट उनके सामने आया। ठीक है, तो ये आ गया अपना टाइप 2 रिपोर्ट में। प्लीज ध्यान रखना ये पॉइंट सिर्फ हमारा टाइप 2 में आएगा, बिकॉज हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट में करते हैं, टाइप 1 रिपोर्ट में नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अब हमें टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट मिल चुकी है, अब उसके बेसिस पे हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि हमें इससे जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या फॉर आवर ऑडिट। तो अब उसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सर्विस ऑडिटर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सबसे पहले तो हमें उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करनी होगी हमारे सर्विस ऑडिटर की, क्या भाई उतना कॉम्पिटेंट है क्या कि वो हमें जो कंट्रोल टेस्टिंग या फिर जो भी वो सिस्टम की चेकिंग करके हमें दे रहा है, क्या वो रिलायबल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर वो भी सीए है यानी वो मेंबर ऑफ आईसी है, तो हाँ हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। एंड इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम एसओ, प्लस उसकी इंडिपेंडेंस को भी हमें चेक करना होगा कि भाई पता चले ये तो ना उनकी तरफ ही बाइज्ड है, तो अच्छा अच्छा लिख के देगा, अदर मतलब एक्चुअल में तो उनके यहाँ पे कोई कंट्रोल्स है नहीं, लेकिन उसने लिख के दे दिया कि हाँ यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, ऑपरेटिंगली मतलब प्रॉपर्ली इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें उसकी इंडिपेंडेंस को भी चेक करना होगा। एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर विच टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट वाज इशूड। अब ये एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स में बात कर रहे हैं, तो वो कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारे SAE यानी स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 की, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस ऑडिटर। तो हमें उस स्टैंडर्ड की एडिक्वेसी भी चेक करनी होगी, क्या उसके अंडर में जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट इशू हुई है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। Next, if user auditor plans to use type 1 or type 2 report as audit evidence to support his understanding about the design and implementation of controls at SO, he shall, मतलब अगर वो फाइनली ये डिसाइड कर रहा है कि उसे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एज द ऑडिट एविडेंस यूज करना है टू सपोर्ट हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में उसे क्या करना होगा, इवैल्यूएट whether description and design of controls at SO is at a date or for period। मतलब सबसे पहले ये देख लो कि टाइप 1 रिपोर्ट है टाइप 2 रिपोर्ट है, मतलब एज अ डेट है या स्पेसिफाइड पीरियड की डेट रिपोर्ट है।
Evaluate sufficiency and appropriateness of evidence provided by the report for understanding of the user entities internal controls. क्या मतलब जो उन्होंने हमें रिपोर्ट प्रोवाइड कराई है, क्या उसके बेसिस पे हम ये सफिशिएंटली अप्रोप्रिएटली कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स है जो यूजर एंटिटी ने लगाए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। देखो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंट्रोल्स के लिए बोल दिया, अपने ओवरऑल सिस्टम के लिए कह दिया कि इनके प्रॉपर है, तो उसके बेसिस पे हम यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स को चेक कर सकते हैं कि भाई उनका सही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब यहाँ पे जो ये कंट्रोल्स लगे हुए हैं टू चेक देयर वर्क, टू कीप अ चेक ओवर देयर वर्क, वो प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स identified by SO are relevant to user entity, and if so, obtain understanding of whether user entity has designed and implemented them. Complementary user entity controls that SO assumes will be implemented by user entity in order to achieve control objectives are identified in description of its system. देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर यूजर एंटिटी को ऐसे बोला कि अगर देखो आप चाहते हो कि हमारा सिस्टम एकदम प्रॉपर्ली वर्क करे, हमारे जो कंट्रोल्स हैं उनके थ्रू आपके पास जो आपका काम हो रहा है वो प्रॉपर्ली एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ हो एंड उसमें कोई भी गलती नहीं हो, तो उस केस में एक ही कंट्रोल है जो कि आपको अपने पास लगाना होगा। फॉर सपोज उन्होंने बोल दिया कि जो भी काम है आपके सिस्टम में एक्सेप्ट होने से पहले आपका ऑथराइजेशन हमें चाहिए रहेगा, तभी हमारा वर्क एकदम प्रॉपर्ली एफिशिएंटली हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हम कोई भी ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं, आप ऑथराइज कर रहे हैं, तो वो जाकर के आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। तो अगर उस कंट्रोल को प्रॉपर्ली इफेक्ट में लाने के लिए यूजर एंटिटी ने अपने एंड पे कोई अगर इस तरह का ऑथराइजेशन पर्सनल या फिर कोई टीम को एस्टैब्लिश नहीं किया जो कि कोई भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी से रिलेटेड है या नहीं है, एंड देन उससे आगे जाकर के ऑथराइज करें। ऐसे नहीं कि बस हाँ कोई भी रिक्वेस्ट है उसे ऑथराइज कर दिया, नो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे केस में तो क्या हुआ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उन्होंने भेजा, बस ऐसे ही ऑथराइज हो गया तो वो तो सब कुछ रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन उससे हमारा कंट्रोल डिफेक्ट हो गया बिकॉज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपने कंट्रोल्स लगा रखे हैं, लेकिन उसके कंट्रोल्स को, उसके जो सिस्टम है उसको हेल्प करने के लिए जो यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल होना चाहिए था कि उनके टीम हो, जो एस्टैब्लिश टीम हो जो कि चेक करे कि भाई हमें ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर वो टीम ही नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है वहां पे, तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स है वो सारे डिफीट हो जाएंगे बिकॉज प्रॉपर्ली अकाउंटिंग या फिर प्रॉपर्ली जो भी फाइनेंशियल काम है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का कोई भी यूजर एंटिटी कंट्रोल है, इसे बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल बोलेंगे बिकॉज ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को, जहां पे मेजर वर्क अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो रहा है, राइट। तो हमें यही चेक करना होगा क्या कोई इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है, अगर है तो हमें देखना होगा कि क्या हमारी एंटिटी ने वो कंट्रोल लगाया है कि नहीं लगाया है, एंड अगर लगाया है तो वो क्या इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल की, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ गया रिस्पॉन्डिंग टू असेस्ड रोमम। भाई अब अगर कोई भी रोमम हमने आइडेंटिफाई करे है यूजर ऑडिटर ने, तो उस केस में उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना होगा। Determine whether sufficient appropriate audit evidences concerning financial statement assertions is available from record held at user entity, and if not, perform FAPs to obtain sufficient appropriate audit evidence or use another auditor at SO on user auditor's behalf। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी रोमम मिला है तो उस केस में पहले आपको देखना होगा क्या आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यूजर एंटिटी के अंदर ही मिल गए हैं क्या फॉर दैट रेलेवेंट असर्शन। देखो सबसे पहले खुद अंदर चेक कर लो, अगर मिल रहा है मतलब पता चला है कि अंदर से तो नहीं मिल रहा है, तो इस केस में फिर आपको अपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना होगा कि भाई अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई डेटा है, आपके पास कोई एविडेंस है, तो वो आप मुझे एक बार प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, अंदर ढूंढो, अंदर नहीं मिला तो फिर जाके बाहर ढूंढो। देन नेक्स्ट आ गया पॉइंट अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसमें लगता है सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट में लगता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को चेक करने के लिए। When user auditor's risk assessment includes expectation that controls at SO are operating effectively, अगर उन्हें लग रहा है कि कंट्रोल्स एकदम प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, तो अगर वही उन्हें लग रहा है कि काम प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, तो इस केस में एक चेकिंग तो बनती है बिकॉज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम लगाने पड़ते हैं। ये तो आपको मतलब मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, दो टाइप के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाते हैं तो हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स नीचे चला जाता है, लेकिन अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं लगाते तो हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा करने पड़ते हैं। तो इस केस में सबसे पहले यही देखा जाता है कि अगर कंट्रोल्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा के देख लेते हैं ताकि हमें फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, चेक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होगा, ऑपरेटिंग टू चेक दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खुद ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा लो, और यूजिंग अनदर ऑडिटर, हम किसी और को भेज देंगे कि भाई तुम जाकर कर दो, या फिर हम टाइप 2 रिपोर्ट
अवेलेबल मतलब उनसे सर्विस ऑडिटर से ले लेंगे। बेसिकली क्या है कि या तो खुद कर लो, किसी और को भेज दो, या फिर अगर सर्विस ऑडिटर है तो उससे टाइप टू रिपोर्ट ले लो। बहुत सिंपल से मैं यहाँ पे इसको भी लिख देती हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ, उससे आपको इजी लगेगा। खुद कर लो, दूसरों से, 1 सेकेंड, दूसरों से करवा लो, सर्विस ऑडिटर से ले लो। हाँ जी, तो आप इस तरह से ये 3 पॉइंट्स को लर्न करके इन सबको याद रख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया यूजिंग टाइप टू रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, अगर यूजर ऑडिटर टाइप टू रिपोर्ट को प्लान कर रहा है टू यूज as audit evidence that controls at SO are operating effectively, he shall determine whether service auditor report provides sufficient appropriate audit evidence about effectiveness of controls to support user auditors risk assessment। तो भाई अगर वो उसके काम को यूज करने चाह रहा है, मतलब टाइप टू रिपोर्ट को यूज कर रहा है, तो उस केस में उसको ये पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वो उस ऑडिट रिपोर्ट से, यानी उस टाइप टू रिपोर्ट से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले पा रहा है क्या अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल टू सपोर्ट हिज रिस्क असेसमेंट। मतलब उसने भी अपने आरएपी प्रोसीजर्स लगाए होंगे, उसके सामने भी कुछ रोमम आया होगा, उसके सामने भी कुछ प्रोबेबल रिस्क आए होंगे, तो उसे यही देखना है कि क्या जो इसे ऑडिट रिपोर्ट मिली है या फिर इसे जो भी वो टाइप टू रिपोर्ट मिली है, क्या वो उसके बेसिस पे कंक्लूड कर सकता है, क्या वो उसके जो इसका असेसमेंट है उसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं है, वो इसे डिटरमाइन करना होगा। अब वो कैसे डिटरमाइन कर सकता है, वो आगे पॉइंट्स अपने पास लिखे हुए हैं। Evaluate whether description, design, and operating effectiveness of controls at S is at date or for period that is appropriate for user auditors purposes। मतलब सबसे पहले तो यही देखना है कि वो एज अ डेट है या फिर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड है। जनरली जब हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की बात करते हैं तो वो फॉर स्पेसिफाइड पीरियड होनी चाहिए, बिकॉज हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फॉर अ पीरियड ही लग सकते हैं, एज अ डेट नहीं लग सकते हैं। Determine whether complementary user entity controls identified by SO are relevant to user entity, and if so, obtain understanding of whether user entity has designed and implemented such controls। मतलब देखो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स है तो हमें देखना होगा क्या वो रेलेवेंट है, एंड अगर रेलेवेंट है तो हमारी यूजर एंटिटी ने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। Evaluating adequacy of time period covered by TOCs and time elapsed since performance of TOCs। भाई देखो हमें सबसे पहले देखना होगा कि अगर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पहले परफॉर्म हुए भी हैं इन दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें देखना होगा कि लास्ट कब परफॉर्म हुए थे, एंड लास्ट जब परफॉर्म हुए थे उससे अब टाइम गैप कितना हो चुका है। फॉर सपोज 1 साल पहले हुए थे तो भाई 1 साल में तो कबाड़ा हो सकता है, तो हमें दोबारा करना होगा। दूसरा, कितना पीरियड कवर किया गया, फॉर सपोज 1 महीना ही कवर किया, भाई ऐसा हो सकता है ना कि 1 महीने में तो सब कुछ सही सही कर दिया लेकिन लॉन्ग टाइम में तो खराब ही कर रहे हैं, तो कम से कम यही कहा जाता है कि 6 महीने 9 महीने के लिए तो कम से कम पीरियड लिया जाए ताकि वो प्रॉपर्ली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो सके। तो हमें दोनों चीजें चेक करनी होगी, टाइम पीरियड कितना कवर किया गया है एंड जब लास्ट किया गया था एंड आज, तो उसके बीच में भी टाइम डिफरेंस कितना हो चुका है, कब लास्ट अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हुए थे। ठीक है। Evaluating whether test of controls performed by service auditor and results thereof as described in service auditor report are relevant to assertion in user entities financial statements and provide sufficient appropriate audit evidence to support user auditors risk assessment। मतलब सेम ये तो ये ऊपर वाला पॉइंट ही यहाँ पे वापस घूम फिर के आ गया कि अगर हमने टाइप टू रिपोर्ट ली है तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसके बेसिस पे क्या हमारा जो रिस्क असेसमेंट है, हमने जो एक अंडरस्टैंडिंग ली है, क्या वो उससे हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं क्या टू सपोर्ट आवर रिस्क असेसमेंट, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि मैम हम इनको कैसे लर्न करें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट समरी बना के दी है जिससे आप इसे इजीली लर्न कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आ गया फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। यूजर ऑडिटर शैल इंक्वायर मैनेजमेंट ऑफ यूजर एंटिटी whether SO has reported to user entity any fraud, non-compliance with laws and regulations or uncorrected misstatement affecting financial statements of user entity। मतलब हम यूजर एंटिटी के मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भाई ड्यूरिंग द ईयर में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको आके कोई फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन ऐसा कुछ बताया है जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर सकता है। इफ यस, हाँ हमें भी बताइए।
He shall evaluate how such matters affect nature, timing, and extent of user auditors FAP's further audit procedures, including effect on user auditors conclusions and user auditor रिपोर्ट. मतलब अब देखना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पे, हमारे एफएपीज पे, हमारे जो ओपिनियन फॉर्म होने वाली है, हमारी जो रिपोर्ट बनने वाली है, उस पर किस तरह से वो इफेक्ट करेगा. बेसिकली आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग का ये पॉइंट है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर. User auditor shall modify opinion in user auditor report if he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding services provided by service organization relevant to audit of user entities financial statements. अगर उसे sufficient appropriate audit evidences नहीं मिले हैं तो उस केस में उसे अपनी opinion modify करनी होगी. Basic point है. User auditor shall not refer to work of service auditor in user auditor report containing unmodified opinion unless required by laws and regulations. अगर आपने unmodified report दी है तो उस केस में आप यूजर मतलब सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस नहीं दे सकते हो, उसकी रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दे सकते हो unless required by laws and regulations. अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला है तो वहां बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन जनरल में आप नहीं कर सकते अगर आपने unmodified opinion दी है. If such reference is required by laws and regulation, user auditor report shall indicate that the reference does not diminish user auditor's responsibility for audit opinion. भाई देखो किसी भी आप एक्सपर्ट को लिया, अदर ऑडिटर को लिया, सर्विस ऑडिटर को लिया, लेकिन स्टिल जो हमारी मेजर एंटिटी होती है जिसकी ऑडिट हुई है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है. आप वो दूसरे एक्सपर्ट या अदर ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो. तो इसको भी आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि भले से हमने इसका रेफरेंस दिया है बट इसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे भी कम नहीं हो जाती है. हमारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट द ओपिनियन गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर एंटिटी. ओके. If reference to work of service auditor is relevant to understanding of modification, लेकिन अगर हमने modified रिपोर्ट दी है एंड मॉडिफिकेशन हमने जो दिया है उसको समझाने के लिए हमें सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस देना जरूरी है, तो उस केस में यूजर ऑडिटर शैल इंडिकेट, वापस से वही इंडिकेट करना होगा कि हमने रेफरेंस दिया है लेकिन इसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे भी कम नहीं होती, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द ओपिनियन हमारी ही रहेगी. ओके. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो दिस is unmodified report and this is modified report. अब ये आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएसओ. एसएसओ क्या है मैम? सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब देखो यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ली एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी आगे अपने काम को आउटसोर्स कर रखा है, तो वो हो गया हमारा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. यानी पहले ए लिमिटेड था, एस लिमिटेड था, अब एक एसओ लिमिटेड भी आ गया. यानी ए लिमिटेड के काम को सिर्फ एस लिमिटेड नहीं करता, एसओ लिमिटेड भी आगे उसका आउटसोर्स हो रहा है वो काम. तो ऐसे केस में यूजर ऑडिटर को सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को भी चेक करना होगा. प्लस जो अभी हमने जितना प्रोसीजर पढ़ा है फॉर दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा का सारा प्रोसीजर मतलब ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हमारा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. देखते हैं क्या लिखा हुआ है. If SO uses SSO, service auditor report में either include इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूड कार्व आउट मेथड. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया तो हो सकता है कि जो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसी में ही कंट्रोल्स को इंक्लूड कर ले, मतलब उनकी भी टेस्टिंग को इंक्लूड कर रहे जो कि कहाँ पे एसएसओ में है. यानी कि यूजर ऑडिटर को अलग से एसएसओ के साथ यानी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर इस तरह के इंक्लूजन यानी कि जो भी उनके कंट्रोल्स हैं एसएसओ के, वो अगर सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसे केस में हमारा जो यूजर ऑडिटर है उसे डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा विद दी एसएसओ. यानी अगर इंक्लूड किया है तो वो हो गया हमारा इंक्लूसिव मेथड, यानी एसओ के अंदर एसएसओ भी आ गया. लेकिन अगर हमने इंक्लूड नहीं किया है तो वो हो गया हमारा एसएसओ, यानी वो हो गया हमारा कार्व आउट मेथड. SSO's relevant control objectives and related controls in service organization description of its system and in scope of service auditors engagement. मतलब कि अगर इंक्लूड किया है तो वो उसके डिस्क्रिप्शन में, सिस्टम में, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में जो कि किसने बनाया है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, उसमें वो इंक्लूडेड होगा. If type 1 type 2 report exclude controls at SSO
एंड सर्विसेज आर रेलेवेंट टू ऑडिट अप्लाई दिस एसए फॉर एसएसओ। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंक्लूसिव मेथड है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यूजर ऑडिटर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेगा फ्रॉम दी सर्विस ऑडिटर एंड उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कार्व आउट मेथड है, यानी जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट बनी है उसमें वो सब चीजें इंक्लूडेड नहीं है जो कि कंट्रोल्स कहाँ पे एसएसओ में है, तो ऐसे केस में यूजर ऑडिटर को डायरेक्टली एसएसओ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड ये जो पूरा एसए है वो एप्लीकेबल हो जाएगा ओवर दी एसएसओ ऑल्सो। Nature and extent of work to be performed by user auditor regarding services provided by SSO depend on nature and significance of those सर्वे। मतलब सिंपल सी पॉइंट है कि भाई कितने एक्सटेंट तक के प्रोसीजर्स लगाने हैं यूजर ऑडिटर को, वो डिपेंड करेगा कि भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी है हमारे एसएसओ ने टू आर एंटिटी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड था एंड छोटा ही स्टैंडर्ड है, 2 पेजेस का स्टैंडर्ड है एंड ट्रस्ट में गाइस, अगर आपने 2 पेजेस जितना मैंने आपको प्रोवाइड कराया है ये अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप इस स्टैंडर्ड के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे, राइट। तो अभी मैंने आपको जितना भी टाइम लगा करके पूरा स्टैंडर्ड अच्छे से रिवाइज भी कराया है, कुछ मेन पॉइंट्स थे उनके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हैं, तो इस बेसिस पे आप अपने पूरे स्टैंडर्ड को एक बार खुद भी लेके बैठ जाइए। आपको हार्डली 30 मिनट्स या 45 मिनट्स लगेंगे खुद से पॉइंट्स को लर्न करने के लिए, बिकॉज आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने का काम 5 मिनट में हो जाएगा, नो आपको लर्न भी करना है। तो आप 30 से 45 मिनट्स दीजिए, आराम से बैठिए, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट भी करा सकते हैं एंड बैठ के इसको आराम से एक बार पढ़, मतलब एक बार तो आप सुन लीजिए मुझे देख करके, ठीक है, आपने सुन लिया, समझ में सब कुछ आपको आ चुका है एंड अब आप इसको लर्न करने के लिए बैठ जाए। जो भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए उनके थ्रू आप पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को 30 या 45 मिनट्स में पूरा लर्न कर लेंगे एंड देन बस आपको हार्डली 10 मिनट्स देने होंगे इन एवरी रिवीजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड इससे पक्का पक्का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड को छोड़ सकते हैं, नहीं भाई 5 मार्क्स में बड़े मैटर करते हैं, 2 पेजेस में अगर 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो ज्यादा आपका एक अच्छी डील है आपके लिए कि भाई 2 पेजेस एंड 5 मार्क्स इन द जेब, बहुत अच्छी डील है भाई। तो आई होप आप मेरी बात मानोगे एंड इस स्टैंडर्ड को बहुत 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 अच्छे से कर लोगे, राइट। सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों से मिलूंगी विद अ न्यू स्टैंडर्ड। टिल देन आई होप आप इसी तरह से अच्छे खुशी खुशी पढ़ते रहेंगे एंड जल्दी मैं आप लोगों से मिलूंगी विद अ न्यू स्टैंडर्ड। टिल देन स्टे ट्यून, हियर दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।